साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है, उसमें संविधान बचाओ और देश बचाओ ये कार्यक्रम सारे देश भर में चलाया जा रहा है। सबसे पहले संविधान बचाने की क्यों जरूरत है, मैं यहां से अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये संविधान की कॉपी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये भारत का संविधान है। इसमें लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 19 ये मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार में सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निर्यायुध किसी प्रकार के हथियार लिए बगैर सम्मेलन करने का, रैली करने का, संगम तथा संगठन बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचार करने का, घूमने का, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने का, बस जाने का, कोई भी व्यापार, कारोबार और उपजीविका चलाने के लिए बिजनेस करने का, ये आर्टिकल 19 में अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान ने ये मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार का क्या मतलब है? मौलिक अधिकार का मतलब है सुप्रीम कोर्ट को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का यह मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं है। और जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर मान लो भारत का किसी दूसरे देशों के साथ युद्ध हो रहा है तो कुछ दिन के लिए वो स्थगित होते हैं, खत्म नहीं होते। अगर इमरजेंसी है, अगर आर्थिक इमरजेंसी है तो स्थगित होते हैं, खत्म नहीं होते। मगर आज यहां हम लोगों ने झारखंड में जमशेदपुर में कार्यक्रम करने के लिए जो यहां का प्रशासन है, यहां से अनुमति मांगने की कोशिश की और रात के 8 बजे तक हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने शर्त के साथ 6 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये संविधान ने जो आपको पढ़ के सुनाया, यहां कोई भी अधिकार प्रशासन को शर्त के साथ मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगाने का कोई प्रशासन को अधिकार बहाल नहीं है। मगर प्रशासन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन का जो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि यदि प्रशासन मौलिक अधिकार का हनन करे तो उसकी रक्षा करने का काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करे। ये लिखा हुआ है संविधान में। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं,
आपको इसलिए क्योंकि इसके बारे में मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है, यहाँ के प्रशासन ने जो हमको लिख कर दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं यहाँ से अभी दिल्ली जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में केस दायर करता हूँ। मैंने गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो वहां बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। बगैर परमिशन का मैंने कार्यक्रम किया और मैंने उनको कहा मुझे अरेस्ट करो। उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया क्योंकि इतना आसान नहीं है। वामन मेश्राम थोड़ी है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम है, तो सारे देश भर में हंगामा हो जाएगा। तो इतना आसान तो है नहीं। और मैं कानून के विरोध में जाके कोई काम नहीं करता। मैं आपको थोड़ा और भी एक बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रात के 10 बजे तक कार्यक्रम कर सकते। आप लोगों को मालूम नहीं, मैं तो केसेस लड़ता हूं। थाना में मुझे पुलिस लोगों ने परमिशन नहीं दिया था। मैंने वहां के एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया। वो केस मेरा अभी भी है, अभी भी चल रहा है। और तब से थाना जिले में मुझे परमिशन के लिए किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई अवरोध नहीं है। झारखंड में इस तरह से ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं आप लोगों को कि झारखंड में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसलिए संविधान बचाने की जरूरत है। मैं तो सबूत के साथ बोल रहा हूं कि संविधान बचाने की क्यों जरूरत है, ये सबूत के साथ बोल रहा हूं। यहां सुप्रीम कोर्ट को संविधान का हनन करने का अधिकार नहीं है, वहां प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं ये सारा ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, ये सारा मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा हूं। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे भी चाहिए, मुझे बताना होगा उधर सुप्रीम कोर्ट में। मैं खुद ही तैयार कर रहा हूं डॉक्यूमेंट सारा। मैं बोल ही इसीलिए रहा हूं कि मैं डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहता हूं। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर वकीलों का संगठन है, मुझे वकीलों को पैसा नहीं देना पड़ता है, मैं वकीलों से ही पैसा लेता हूं। मैं वकीलों को पैसा नहीं देता सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वकीलों से पैसा लेता हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूं पहले भी नहीं मिला या आगे भी अगर नहीं मिलेगा तो वो शायद मुसलमानों को नहीं मिलेगा, वामन मेश्राम को नहीं मिलेगा, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, मैं भारत भर में कहीं पर भी ये होने नहीं दूंगा। संविधान का जो भी हनन करेगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करता हूं। क्योंकि मुझे वकीलों को पैसा थोड़ी देना पड़ता। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं क्योंकि संविधान का अगर प्रशासन उल्लंघन करेगा तो हम इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? वामन मेश्राम को गोली मारी जा सकती है, तो मैं तो गोली से डरता ही नहीं हूं। क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा केवल गोली मारी जा सकती है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो मैं कई बार देख चुका हूं। इसलिए मैं ये बात यहां रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि आइंदा भविष्य में प्रशासन को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग मुसलमानों के साथ जो व्यवहार करते हो वो व्यवहार अगर वामन मेश्राम के साथ करोगे तो ये बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि अभी मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा हूं।
दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हम लोग इस देश में परिवर्तन क्यों चाहते हैं? तो परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसके अनुसार देश में चुनाव होते हैं और इस देश में चुनाव के माध्यम से आज ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। काशीराम जी कहा करते थे कि कांग्रेस नागनाथ है और बीजेपी सापनाथ है। तो इसका मतलब है नागनाथ जाता है तो सापनाथ आता है, सापनाथ आता है तो नागनाथ जाता है। तो सापनाथ डस ले तो भी मरना तय है, नागनाथ डस ले तो भी मरना तय है। तो ये जो इन लोगों ने जो काबिज कर लिया, देखो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास गवर्नमेंट के आंकड़ों के साथ बताता हूं। 2009 के चुनाव में जो ब्राह्मणों की सारे देश भर में पार्टियां थी उनके 375 सीटों पर कब्जा था आउट ऑफ 543। 366 सीटों पर अगर कब्जा होता है तो पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार का कानून 2/3 मेजोरिटी से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता नहीं, बना रहे हैं। संविधान के विरोध में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। 2014 का उदाहरण ले लो, 2009 के बाद। आज 2009 के बाद 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं भारत में। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे हमारे बॉम्बे के महाराष्ट्र के ब्राह्मण उन्होंने बनाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद केरला का ब्राह्मण। 5वीं राष्ट्रीय पार्टी ब्राह्मणों की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। 5 नेशनल पार्टियां हैं, पांचों की पांचों ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों का देश पर कब्जा है, विधायिका पर कब्जा जहां कानून बनाया जाता है। कार्यपालिका आईएएस आईपीएस आईआरएस 79.2% लोग। ये शरद यादव ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, उसके जवाब के आंकड़े बता रहा हूं। सरकारी आंकड़े 79.2% मतलब है 80% कब्जा। जुडिशियरी 97% कब्जा। मीडिया, योगेंद्र यादव का नाम सुना होगा, दिल्ली में उन्होंने सर्वे किया तो ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का 97% पत्रकारों में उनका कब्जा। तो मीडिया पर उनका ही कब्जा। तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा, कार्यपालिका आईएएस आईपीएस आईआरएस पर कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा। जुडिशियरी पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा। मीडिया पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा। तो लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा है। अगर उनका कब्जा है तो इसका दूसरा मतलब है कि 85% प्रजा उनको गुलाम बनाकर रखा गया। इसका मतलब यह होता है आजादी उन्होंने हमारी खत्म कर दी, इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा और गुलाम बनाकर रखने की वजह से हम लोगों को आज परिवर्तन की सबसे ज्यादा जरूरत है। केवल झारखंड में नहीं, झारखंड में और जहां जहां भी आदिवासी निवास ज्यादा करते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आज से 15 साल पहले
भारत सरकार ने सर्वे किया और आदिवासी निवास करने वाले लोगों के नीचे, जमीन के नीचे कितनी संपदा थी, संपत्ति थी, धन था 11,000 लाख करोड़। मुझे तो नहीं लगता किसी को समझ में आएगा कितना आंकड़ा है। दोबारा बताता हूं, 11,000 लाख करोड़। इतना धन जो है आदिवासी जहां निवास करते हैं उनके नीचे, जमीन के नीचे 15 साल पहले की कीमत बता रहा हूं। अब 15 साल के बाद कितनी महंगाई बढ़ गई तो ये आंकड़ा कितना है अभी दोबारा सर्वे आया नहीं। हर आदिवासी को रॉयल्टी भी दिया जाए 20-25%, तो हर आदिवासी कई करोड़ का मालिक है सालकन जी। और वो घर से बाहर निकल के काम किए बगैर, कुछ भी काम अगर नहीं किया तो उसको इतना सारा बैंक में अगर रखा तो भी कई लाख रुपया महीने का उसको मिलेगा। इतनी संपदा और इतना धन है जमीन के नीचे जिसकी रॉयल्टी से इतना होगा। मगर आज आदिवासी के रिपोर्ट आ रहे हैं 29% आदिवासी जो 12-15 लाख बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, उसमें 29% बच्चे आदिवासियों के मर रहे हैं। ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ का रिपोर्ट है। तो ये सिद्ध करता है कि इन लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया गया है और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों के ऊपर हम राज कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अभी इन लोगों ने ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने 2004 में चुनाव जीता, 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। ऐसा बीजेपी के ही लोग कहते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा। उन्होंने सारे डाटा इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। मेरे कहने के बजाय बीजेपी के लोग कह रहे कि कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की बात को माना। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और किसी अखबार वालों ने यह खबर नहीं छापी। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया केवल ईवीएम मशीन के आधार पर, केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। मगर 2013 में नहीं लगाया चुनाव आयोग ने, 2014 में नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। मैं सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन के मुद्दे के लोग लेकर चुनाव आयोग के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में मैंने केस दायर किया। मैंने चुनाव, सारे लोग देश के, सारी पार्टियां चुनाव आयोग को डरती है। मैंने चुनाव आयोग के विरोध में केस दायर किया और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। मेरे एक सवाल का भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। मेरे पास चुनाव आयोग ने जो रिटन जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। एक सवाल का जवाब नहीं दिया और जो जवाब दिया उसमें झूठा हलफनामा दाखिल कर दिया। झूठा हलफनामा दाखिल करना कोर्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है। मगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया, हमने काउंटर फाइल दाखिल करके सब प्रमाण सिद्ध किया कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। ये दस्तावेजी सबूत ले लो, दस्तावेजी सबूत के साथ प्रमाणित किया। सुप्रीम जो चुनाव आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर जयदीप,
उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा कि मोहम्मद मेश्राम ने हमारे खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर किया है। अगर अगली सुनवाई के पहले 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए अगर सरकार मंजूर नहीं करती है तो अगले केस के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। कृपया 3,568 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाए। मेरे केस पर मिस्टर जैदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। आज तक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का कोई रिवाज नहीं है। चुनाव आयोग या तो गृह मंत्री या तो लॉ मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते हैं। पहली बार चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी मेरे केस पर। और 3,567 करोड़ रुपया सारे देश भर में ईवीएम मशीन को लगाने के लिए, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ, पेपर ट्रेल मशीन ईमानदारी से चुनाव कंडक्ट नहीं करवा सकती है, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मुझे पैसे थोड़ी देने पड़ते वकील को। मेरे पास तो राष्ट्रीय स्तर का वकीलों का संगठन है, मैं वकीलों से पैसे लेता हूं क्योंकि मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे पास क्या है? तो साथियों, अभी जब उसका जजमेंट आया तो आधा जजमेंट था, आधा फिर छोड़ दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। वो आधा क्या था कि पेपर ट्रेल लगाने का आदेश तो दिया, मगर जो रिकाउंटिंग करने के लिए पाबंदी लगाने वाला जो रूल है, जो चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने बनाया कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर ट्रेल से जो कागज पड़ेगा बैलेट बॉक्स में उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने और लॉ मिनिस्टर ने रूल बनाया कि दूसरे नंबर के वोट जिस पार्टी को पड़ेंगे उसी को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। अब बीजेपी के विरोध में तो कांग्रेस को पड़ेंगे ना सेकंड नंबर के वोट। कांग्रेस और बीजेपी का समझौता, तो कांग्रेस कहां से रिकाउंटिंग की मांग करेगी? तो अब मेरे पास इसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि कांग्रेस के पास 2 नंबर के वोट है, मगर एक जगह भी उसने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। जहां 2 नंबर के वोट बीजेपी को पड़े उन्होंने भी नहीं की। जो बीजेपी गठबंधन में शामिल है दल, उन्होंने भी नहीं की। जो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है उन्होंने भी नहीं की। मैं जानता था सुप्रीम कोर्ट में सबूत चाहिए, तो मैंने 2 सबूत इकट्ठा किए। अमरावती में एमएलए के लिए प्रोफेसर रानी चुनाव लड़ रहे थे। वो जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गए, अपने बीवी के साथ उसके कार्यकर्ता भी थे, उसके सपोर्टर थे, उसके रिश्तेदार थे। जब काउंटिंग हुआ तो जिस बूथ पर कैंडिडेट ने और मिसेस ने उसके वोट डाला, उसके नाम पर 0 वोट निकला। उसने मुझे टेलीफोन किया कि मेरे नाम पर 0 वोट निकला। तो मैंने कहा चुनाव अधिकारी को लिख कर दे दो कि सारे बूथ का डाटा मुझे दिया जाए और उसका जितना पैसा चाहिए ले ले। तो उसका जो पैसा बनता था कानूनन वो पैसा जमा कराया और सारे बूथ का डाटा इकट्ठा किया। तो उसने जिस बूथ पर वोट डाला 0 वोट निकला, उसका डाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया। पहला एविडेंस दिया कि ईवीएम में घोटाला होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा एविडेंस, चंद्रपुर में कैंडिडेट को हमने कहा रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन करो, उसने किया, अधिकारी ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? तो कहा कि उनको दूसरे नंबर के वोट नहीं है और चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने ये रूल बनाया। कहा कौन सा रूल है? चलो लिख कर दो। उसने लिख कर दिया और लिख कर दिया हुआ जो रूल है अधिकारियों ने साइन किया, स्टैंप लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट को दिया कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको बराबरी का अधिकार है। तो केवल दूसरे नंबर के कैंडिडेट को रिकाउंटिंग का अधिकार है, मांगने का अधिकार है, और तीसरे को नहीं, चौथे को नहीं। ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा, वो कहते हैं कि हम जल्दी रिजल्ट लगाना चाहते हैं। अरे भाई,
संविधान कहता है फ्री फेयर चुनाव कराओ और तुम जल्दी चुनाव रिजल्ट करवाना चाहते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की बात रोकनी चाहिए। ये दोनों सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। दोनों सबूत सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला नहीं दिया इस रेफरेंस में वो रूल स्क्वैच करने के लिए, तो मुझे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। मेरा केस दोबारा पेंडिंग है। चुनाव आयोग के विरोध में मेरा दूसरा केस, भारत सरकार के विरोध में दूसरा केस मेरा पेंडिंग है। यदि वो रूल स्क्वैच नहीं होता है तो 2019 के चुनाव में बीजेपी दोबारा चुनकर आएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूं, घोटाला करके दोबारा चुनकर आएगी, क्योंकि उनका समझौता है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने 2004-2009 में 2 बार चुनाव घोटाला करके जीता, तो कांग्रेस ने बीजेपी को कहा तुम भी 2 बार जीतो। हमने 2 बार घोटाला किया, तुम भी 2 बार घोटाला करो। तुम चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। हम दोनों जो है, तुम 10 साल करो फिर मैं 10 साल करता हूं, हम दोनों लूटते रहेंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। आप लोगों को बताया जाता है कि अदालतें सबूत की मोहताज होती है। अरे अदालतें सबूत की मोहताज होती है तो मैंने तो सबूत दे दिया, दस्तावेजी दे दिया। तो हम लोगों को केवल अदालतें ही नहीं, सड़कों पर भी लड़ना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम लोग, आप लोगों को खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जो गुलामी है वो चुनाव लड़के कैसे खत्म करोगे? चुनाव लड़के तो गुलामी नहीं खत्म कर सकते। गुलामी खत्म करने के लिए 6 लाख गांव का संगठन बनाना पड़ेगा और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करोगे तो ही आपकी गुलामी खत्म होगी। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सालखन मुर्मू जी ने 7 जनवरी को जो रैली इधर रखी है, मैं और दूसरे भी और राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ आएंगे और इससे भी बड़ी रैली यहाँ हम लोग करेंगे, उसमें भी आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद।